और चलो ये थिएटर से जुड़े सवाल तो आपने बहुत अच्छे से दिए मुझे। अभी मैं कुछ अपने पर्सनल लाइफ के ऊपर, क्योंकि ऑफ कोर्स बिंदास बातें में तो ये सब कुछ होने वाला ही था। जस्ट मुझे पूछना चाहता हूँ कि जब हम कोई भी दुनिया में कदम रखते हैं, सपोज कॉर्पोरेट फील्ड में गए या कोई भी फील्ड में गए, तो एक लड़कियों को एक होता है, एक डर सा महसूस होता है यार कि मैं सेफ होगी या नहीं होगी या वॉट एवर। तो ये जो हम ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो जो बोलता है ना कि कास्टिंग काउच फर्स्ट और सेकेंड थिंग कॉम्प्रोमाइज में बताता हूँ कि लड़कियों को अक्सर बोला जाता है कॉम्प्रोमाइज। तो ये आपके ऊपर कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि कॉम्प्रोमाइज वाली बातें? अगर आप पॉडकास्ट में बैठे हो तो ये सवाल तो आना ही है, कास्टिंग काउच वाला। और एक लेडी के लिए तो ये सवाल काफी बार पूछा जाता है, लेकिन जेंट्स के लिए भी पूछा जाता है ये सवाल। खैर कोई बात नहीं, मैं इसका आंसर जरूर देना चाहूंगी कि कास्टिंग काउच मतलब क्या है। बॉलीवुड में ये कास्टिंग काउच बहुत नाम से मतलब खराब हो चुका है। कई सारी लड़कियां जो है वो डरती है कि अगर ऐसा कुछ हमारे साथ भी आया कि हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े वगैरह वगैरह। तो देखा जाए तो क्या होता है ना, अगर आप कोई भी फील्ड में जाओ, ये मैं मेरा अपना एक ओपिनियन दे रही हूँ मेरे सारे दर्शकों को, कि एज एन आर्टिस्ट जब आप कहीं पे जाते हो तो वहाँ से पहले आप पूरी इंफॉर्मेशन निकालो कि सामने का प्रोडक्शन कौन सा है, आप कहाँ पे जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, रेफरेंस क्या है। ये सारी चीज़ें जब आप लेकर वहाँ पर जाते हो तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपके सामने नहीं आते हैं। वो लोग भी उतने ही होशियार होते हैं जो कास्टिंग काउच वाले ये सारे फंडे आजमाते हैं। आज भी ये हो रहा है कहीं ना कहीं। और मेरे साथ भी ये हुआ था। मतलब मुझे याद है 16-17 में एक ऑडिशन देने में गई थी। मुझे प्रोड्यूसर ने सामने से बोला था कि मैडम आपको ऑडिशन देने आना है। ठीक है सर, कहाँ पर है ऑडिशन? सो एक प्रॉपर एक मतलब 5 स्टार होटल थी वहाँ पे मुंबई में ही। तो वहाँ पे मैं गई थी, मुझे लगा और भी वहाँ पे आर्टिस्ट आए होंगे, बट मैंने जब देखा वहाँ पे कोई नहीं था। फिर मैं बैठी लॉबी में बैठी थी, वेट कर रही थी कि कितना टाइम होगा, अभी तक आए नहीं। तो मैं कॉल पे बात कर रही हूँ, तो सामने वाले जो 2 या 3 लोग रहेंगे, लेकिन वो आए। फिर मुझे बोला कि हाँ मैंने यही का ऑडिशन। मैंने सर मेरे साथ में और कोई नहीं है, मेरा अकेले का ऑडिशन होने वाला है। तो फिर फेंकने लग गया कि अरे नहीं अपना बड़ा मूवी है, आपको लीड रोल में लेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ठीक है सर, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन ऑफिस कहाँ है सर? बोलते नहीं मैडम ऑडिशन ऐसे ही होते हैं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं इतनी स्मार्ट थी कि मुझे ना कहीं वो इंट्यूशन आ गई कि कुछ गलत जा रहा है, कि ऐसा नहीं होता है। ऑडिशंस होती है तो स्टूडियो में होती है, कवर ऑफिस में होती है। अगर या फिर कोई रेस्टोरेंट होटल में भी अगर आप ऑडिशंस ले रहे हो, बैंक्वेट में ले रहे हो, तो वो टाइमिंग पे वहाँ पे एक टीम होती है, एक टीम आपको दिखती है। लेकिन वहाँ पे मेरे को ऐसा कोई सीन ही नहीं दिख रहा था। तो उन्होंने बोला कि मैडम एक काम करते हैं, आपका आप चेंज कर लो, हमको ऐसा रिक्वायरमेंट है, हमको लुक टेस्ट लेनी है डायरेक्टली। ऐसा कैसा ऑडिशंस नहीं लिया, लुक टेस्ट ले रहे हो, अभी करना क्या है? मैंने कहा ठीक है सर। तो फिर उन्होंने बोला कि मैडम आप सामने, उन्होंने मुझे बोला था कि आप चेंज लेके आ जाओ साथ में, 1 पीस वगैरह, हमको वेस्टर्न आउटफिट में हमको चाहिए लुक टेस्ट। मैंने ठीक है सर, ओके फाइन। फिर मैं बैठी रही थोड़ी देर, वहाँ पे कॉफ़ी वगैरह हुई, वही लॉबी में ही सब चीज़ें हो रही थी डिस्कस। फिर उन्होंने बोला कि मैडम अपना ऊपर एक रूम है, रूम के अंदर हम ऑडिशंस वहाँ पे लुक टेस्ट करेंगे ऐसा। फिर मुझे वो समझ में आ गया कि ये कौन सी बात हो गई, अभी रूम में जाना है। मुझे लगा वहीं पे लॉबी में, अभी आपको पता है कोई भी आप होटल्स में जाते हो तो एक लॉबी होती है, रिसेप्शन एरिया होती है, पब्लिक का आना जाना होता है, तो आप सेफ रहते हो वो वाले एरिया में। बट आपको जब बोला जाता है कि नहीं मैडम आपको रूम में जाना है, फिर लुक टेस्ट लेनी है, तो वहाँ पे मैं समझ गई कि कुछ तो दाल में गड़बड़ है, भागो यहाँ से। तो फिर मैंने उनको बोला कि आई एम सो सॉरी सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और फिर वहाँ से निकल गई। दैट इज योर एक्सपीरियंस। ओके, मतलब हर हर एक लड़की के, ऑफ कोर्स ये कॉमन सी बात हो चुकी है। मतलब यहाँ पे कुछ इट्स अ कॉमन क्वेश्चन कि आजकल कॉम्प्रोमाइज या कास्टिंग काउच, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि जो पहले का जो दौर था ना, मैं आज 2026 चल रहा है, जो पहले जो था ना, मतलब अभी मैं बता रहा हूँ कि बिफोर 5 to 6 ईयर या 10 ईयर्स पहले, 90s में हाँ 90s
के बाद वाला बता रहा हूँ, 95 जो था ना, अच्छा। यहाँ पे ये चीज होती थी लेकिन इतनी नहीं होती थी। इसके बाद है ना 2001 से लेके या जो था ना 10 तक ये ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद है लोगों को समझ में अनस्ट्राइक होना चालू हो गया कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है। समझेगा? आजकल देखो, आजकल की जो जनरेशन है ये सब समझती है कि बाबा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो कोई किसी को जबरदस्ती नहीं करना है। ठीक है, एक लड़की है, एक लड़की को कोई जबरदस्ती नहीं करेगा या ये हमको ये करना है, हमको ये नहीं करना है। आपको करना है तो करो, नहीं तो मत करो। कि कोई किसको कोई जबरदस्ती नहीं। हम इंडस्ट्री को यूं ही बदनाम नहीं कर सकते। यस, हम इंडस्ट्री को यहाँ पे बदनाम नहीं कर सकते बिकॉज जैसे बुरे लोग हैं वैसे अच्छे लोग भी हैं। मुझे स्टार्टिंग में तो काफ़ी मतलब ऐसे एक्सपीरियंस रहे बुरे वाले, तो मैंने पॉज भी ले लिया था कि नहीं करना वगैरह, सारी चीज़ें हो गई थी। लेकिन उसके बाद जब मैंने शुरू किया तो मुझे अच्छे लोग भी मिले। और जैसे नरेंद्र जी बोल रहे हैं कि कोई यहाँ पे फोर्स नहीं कर रहा है किसी लड़की को, ये भी बात सही है। अभी आज की जो जनरेशन है या पिछले कुछ 5 या 10 साल से जो चल रही है चीज़ें, वो ऐसा हो गया है कि मोस्टली जो लड़कियां हैं, मैं ऐसा कोई स्पेसिफिक स्टेट नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ कुछ स्टेट से कुछ लड़कियां आती है, मतलब बहुत पैशनेट रहती है कि हीरोइन ही बनना है, घर छोड़ के आ जाती है सब, मतलब एक अलग लेवल पे वो एक जिद पकड़ के आ जाती है यहाँ पे मुंबई में बॉलीवुड इंडस्ट्री में। और फिर वो उनको फेमस होने के लिए, उनको काम करने के लिए वो रेडी रहती है कि हमको आप जो बोलोगे हम लोग कर लेंगे। नहीं सही बात है, एक्चुअली डेंजरस तो होते ही जा रहे हैं। लेकिन क्या होता है पता है क्या, आज की जो जनरेशन है ना, जनरेशन की बता रहा हूँ मैं, आज लोगों को इतना दिमाग हो चुका है ना कि हमें जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि वापस अगेन रील्स, क्योंकि आजकल घर बैठे बैठे सबको नेम फेम मिल रहा है। सोशल मीडिया इतना आगे बढ़ चुका है ना कि मुझे ऑडिशन देना है, नॉट नेसेसरी, हम ऑनलाइन दे दिया चलता है। पेशेंस नहीं है एक्चुअल में। जनरेशन को क्या होता है आजकल, इंस्टेंट सब चाहिए कि मुझे ये चाहिए इंस्टेंट। नहीं, क्या हो गया है, मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगी कि हम लोग बोल रहे हैं कि आजकल की जो जिंदगी है वो लोग ऐसे पेशेंस नहीं है वगैरह वगैरह, तो हम ब्लेम नहीं कर सकते किसी को, क्योंकि क्या होती है ना, अभी मतलब पिछले 5 या 10 साल की जो पेरेंटिंग रही है, वो पेरेंटिंग भी शायद कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल ये सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि आपको भी पता है हर घर में ये चीज़ होती है कि अरे बेटा खाना नहीं खा रहा है, कमेंटरी लगा दो, शिनचैन लगा दो, बेटा खा लो, मम्मी भी देखे जा रही है, बेटा खा लो। तो वो बच्चा जो है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है उन संस्कारों के साथ में, वो पेशेंस के साथ में। तो ये कहीं ना कहीं जो पेरेंटिंग हुई है बच्चों के ऊपर, पेरेंटिंग और पैम्परिंग, जी पैम्परिंग, पैम्परिंग भी है और वही सारी पेरेंटिंग में जा रही है। तो हमने उनको सिखाया नहीं है कि पेशेंस कैसा है, स्ट्रगल कैसा है वगैरह। तो वो लोगों ने क्या किया है, उसी चीज को, अरे हमको आसानी से मिल रहा है, सारी चीजें आसानी से मिल रही है, तो वो इजी वे ढूंढने लग गए, शॉर्टकट्स अपना लगे। नहीं आपने बोला ना पेशेंस, तो क्या होता है पता है क्या, हम अभी सपोज हम कोई भी फील्ड चुने, तो मैं अभी आज जाऊंगा तो मुझे कल का कल सब कुछ मिलना। पेशेंस जब होता है ना, कि अभी इंडस्ट्री एक ऐसी चीज होती है ना कि कभी कभी 10 साल से बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट, मतलब नाम नहीं मैं चाहूंगा, कि अभी भी कर रहे हैं, लेकिन इनको जितना नेम फेम मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि इन लोग का स्टार, बिकॉज ऑफ स्टार तो मायने ही रखता है। डेफिनेटली नरेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात बोली है यहाँ पे कि बहुत सारे आज के सेलिब्रिटी है, मतलब इतना कुछ टैलेंट भरा पड़ा है आसपास, हर घर में एक टैलेंट है, मेरे हर एक फैन के पास एक टैलेंट कुछ ना कुछ है। लेकिन एक चीज होती है कि जब तक आपका टाइम नहीं आता है ना, तब तक आप उस मकाम पे नहीं पहुंच पाते हो। और मैं भी कहीं ना कहीं मानती हूँ किस्मत को। 99% आपका पूरा हार्डवर्क होता है और 1% जो होती है आपकी किस्मत होती है, और तभी आप स्टार बन पाते हो। मतलब हमारे पास कई सारे एग्जांपल्स वो बहुत बड़े सेलिब्रिटीज है, उनकी अभी नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी उनके बोलेंगे डॉटर्स है, सन है, वो उतना फेमस नहीं हो पाए हैं, उतना काम नहीं कर पाए हैं,
जितना उन लोगों ने नहीं, किया एक्चुअली हुआ मैं इसके पीछे बताना चाहूंगा गाइस, एक बात है कि आपने राजू कलाकार है, जो भी दो पत्थर बजाने वाले भी आजकल आगे जा सकते हैं, लेकिन वही जो हम बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत साल से घिस रहे हैं इंडस्ट्री में, ये इसका वो अलग था, इसका अलग, राजू कलाकार का अलग। सेकेंड एग्जांपल है डॉली चाय वाला। हाँ, आपको पता है आज की डेट में वो इंडिया में नजर आता ही नहीं है। आप इसके कोई भी उठा के देखो, वो फ्लाइट से उतर रहा है, इसके पास आगे पीछे 4-5 बाउंसर लगे घूम रहे, ये इसका लक। ऐसे बहुत सारे नहीं, अभी यहाँ पे थोड़ा मैं बोलना चाहूंगी, उसका लक तो है, डेफिनेटली है, ठीक है, लेकिन डॉली चाय वाला की मेहनत भी है। उस बंदे ने कभी शर्म नहीं किया चाय बेचने के लिए, वो शुरू से एक ही बिजनेस कर रहा है। आपको मैं कट करो यहाँ, देखो आज की डेट में ना एज एन आर्टिस्ट आप हो, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, अपने जैसे बहुत सारे अपने फ्रेंड्स फॉलोइंग में आर्टिस्ट है। हम कोई कैरेक्टर करने के लिए मैं मेरी बात करूँ, मैं मेरा सेट करूँगा ना, तो मुझे कुछ लाना है तो मैं खुद जाके लेके आऊंगा। हम भी शर्म नहीं रखते, या आप भी ईगो प्रॉब्लम रखेंगे तो मैं वो नहीं बता रहा हूँ, ये तो 100% है कि आप जो बोल रहे हैं कि कोई शर्म नहीं रहती, चाय वाला तो चाय बेचते, वो इसका प्रोफेशन था। चाय बेचना गलत बात नहीं है, आज के डेट में बड़े बड़े चाय वाले फेमस ऐसे ही हो रहे हैं। मुझे इस बात का शर्म वाली बात यहाँ पे आ ही नहीं रही है। और मैं राजू जो कलाकार है ना, इसका एक मैं बहुत अच्छा स्टार माना था कि बंदे का वीडियो किसी ने वायरल किया, वो चला गया। तो यही चीज होती है कि बोले कि हमने बस एक पंच मिलना जरूर, एक पंच। अरे जी, यहाँ पे ना ये एक बात मैं कहना चाहूंगी कि हम सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ आर्टिस्ट या कुछ पर्सनालिटी ऐसी होती है कि जो कुछ भी नहीं कर रहे, बस एक ही मतलब लाइफ में पहला रील बनाया और फेमस हो गए। ऐसे भी लोग हैं जिनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है, तो वो लोग स्टार बन जाते हैं। तो इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला है ही नहीं कि आप कब सक्सेस होने वाले। एग्जैक्टली, मेरा भी बोलने मतलब मैं कर्मा पे बिलीव करती हूँ। करेक्ट, जैसा आप कर्मा कर रहे हो वैसा आपको मिलेगा। और मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग होते हैं कि अरे यार सब किस्मत में है, रहेगा तो मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी किस्मत के भरोसे बैठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, लेकिन कुछ लोग हैं जो किस्मत पे भरोसे बैठे हुए रहते हैं। उनको लगता है कि हाँ मुझे काम मिल जाएगा वगैरह, और जब वो काम आता है वो प्रिपेयर नहीं रहते। फिर हम एक मराठी मध्ये बोलतात की देव देता आणि कर्म नेतो। तो मतलब आपको मिल रहा है, लेकिन आपको उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाते। तो ज़्यादा डिस्कशन होगा इसके ऊपर, थोड़ा इमोशंस के ऊपर आता हूँ मैं। सपोज कल मैंने शायद से आपको फोन किया था, तो मेरे ख्याल से आपकी आंखों में से आंसू आना मत चाहिए, मैंने फोन किया था, तभी हम डिस्कस ही काम किए बता रहे थे, तभी फादर के ऊपर आपकी क्या राय है? नरेंद्र जी, नहीं टू बी फ्रैंक, क्योंकि क्या होता है देखो, हमें हमारा फैमिली, हम तुम्हें एक डैडी एक ऐसा होता है ना फादर कि ये बहुत स्ट्रगल करता है। मुझे ये सवाल नहीं करना चाहता, लेकिन तुमने भी किया, क्योंकि क्या होता है पता है क्या, हम एक चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपकी क्या राय है, मतलब फादर के ऊपर आप दो शब्द क्या बोल सकते हैं? देखो, मेरा बहुत मतलब अगर फादर का नाम लिया है, मेरे पापा का नाम लिया हुआ है यहाँ पे, फादर के ऊपर अगर कुछ बोलना है तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि बात ही ऐसी है, मतलब हर घर का एक आधार होता है, एक स्ट्रॉन्ग पिलर होता है। और मेरे पापा भी ऐसे ही थे, क्योंकि अभी 6 साल हो गए उनको। नरेंद्र जी ने कल ही मैंने स्टेटस पे डाला था कि 6 साल हो गए, फिर भी नहीं लग रहा है कि आप नहीं हो, बिलीव नहीं कर पाते हम उस चीज़ को, एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वो हमारे बीच में नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो हमें सीख दी है लाइफ को कैसे जीना है। मतलब मेरे पापा जो थे बहुत मोटिवेट करते थे बचपन से ही। वो इतना पढ़े लिखे नहीं थे, सिर्फ 9th स्टैंडर्ड पढ़े लिखे थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, लेकिन उनके जो विचार थे, उनकी जो थॉट प्रोसेस थी, उसको हैट्स ऑफ है, क्योंकि हमारी बड़ी फैमिली है, सबको उन्होंने पढ़ाया लिखाया, हम सब बहने हैं। और फिर जब वो सारी चीज़ें आती है कि कैसे उन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया होगा, सबको एक अच्छी लाइफ दी होगी, वो हमेशा मुझे बोलते थे कि बेटा डरना नहीं है किसी से, अपना काम करना है और झूठ बोलना नहीं है, जो भी आप कर रहे हो अच्छे मन से करो।
और उसका रिजल्ट भी अच्छे से आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ। और दूसरी बात एक ये होती है कि एक फादर जो होते हैं, मतलब एज अ लेडी मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि कोई भी मतलब अपना बेटा है या बेटी है, एक बाप जो भले ही थोड़ा सा कमाता हो या सीआर में कमाता हो, लेकिन वो अपने बेटे से या बेटी से पूछता है, बेटा तेरे पास पैसे तो है ना, बेटा तेरे पास पैसे तो है ना। मतलब वो जो सेंटेंस है वो इतना मतलब मेरे को टची है मेरे फादर के साथ में। कभी भी मैं जाती थी घर पे, पापा से मिलती थी, कुछ भी हो जाता था, दिन भर की जो मेरी जो भी चीज़ें होती थी मैं सब कुछ मेरे पापा से शेयर करती थी। डेफिनेटली मैं मम्मी से भी उतना प्यार करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या बॉन्डिंग था मेरे पापा के साथ में, वो एक डिफरेंट लेवल का बॉन्डिंग था और मैं हर चीज़ मेरे पापा के साथ शेयर करती थी। और वो अभी नहीं है और मैं इमोशनल इसलिए नरंजी हो जाती हूँ क्योंकि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जब मेरे फादर इस दुनिया से जाने वाले उस टाइमिंग पे मैं उनके पास नहीं रहने वाली। वो टाइमिंग था कोविड का। तो कोविड के टाइमिंग में ऐसा था, आपको भी पता है, पूरा ट्रांसपोर्टेशन बंद हो चुका था, कहीं आने जाने का परमिशन नहीं था और मेरे पापा एक हार्ट पेशेंट थे, उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी। बट उस दौरान 2020 में वो सूरत में थे और मैं मुंबई में थी। तो वो टाइमिंग पे उनकी फिजियोथेरेपी पूरा बंद हो गया, घर पे ही सब चीज़ें हो रही थी। तो धीरे धीरे करते उनकी तबीयत थोड़ा डाउन होते गई और एंड में जब उनको आईसीयू में एडमिट किया गया, वो टाइमिंग पे फिर सिर्फ फ़ोन पे बातें होने लगी। और जब एक दिन ऐसा आया कि न्यूज़ आई, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे, तो सिर्फ वीडियो कॉल पे मैंने देखा। डेफिनेटली वो टाइमिंग पे कोविड था, बट मेरे पापा इतने स्ट्रॉन्ग थे, इतना विल पावर उनका स्ट्रॉन्ग था। मतलब उनको हार्ट अटैक हुआ था, वो कोविड से नहीं गए। हार्ट अटैक होने के बाद जो उनका लास्ट जो अंतिम दर्शन हम बोलते हैं, मतलब पूरी जिंदगी उनके साथ बिताने के बाद वो हमको नसीब ना होना, इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता है। मैं सिर्फ वीडियो कॉल पे उनको देख पाई और कई सारे सवाल थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब मैं ना ऐसे बात करती थी मेरे पापा के साथ कि तुम, म्हणजे मी मराठी आहे, सो मराठी वाला मेरा फील था, अरे पप्पा तुम्ही काय करताय, असं कसं तुम्ही जाऊ शकतात, मी नाहीये तुमच्याकडे, थांबा, माझ्या येण्याची वाट बघा, तुम्ही नाही जाऊ शकत। आणि ये जो सारी चीजें थी वो इतनी टची हो गई थी मेरे लिए, तो आज भी मैं उनको, वो गए हैं ऐसा मैं बिलीव ही नहीं करती, कहीं ना कहीं यूनिवर्स में है उनका। सॉरी, मैं आपको इमोशनल करना नहीं चाहता था, टू बी फ्रैंक। मतलब मेरा मतलब क्या होता पता है क्या, कि एक लड़की है, लड़का, कुछ भी डैडी का जो होता है ना कि हमारे पीछे नहीं रहना बहुत ही दुख की बात होती है। बस यही इंटेंशन नहीं था, नहीं, बस और कुछ आपने नहीं। क्या होता है, देखो हम सब इंसान हैं और जैसे कि भावना जी, अभी आपने तो जो फादर का जो डेफिनेशन था, आप कभी पर्सनल एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, ओके। तो यही से जुड़ता हुआ एक सवाल मेरा है, दोस्त, फ्रेंडशिप, आपकी क्या राय है? आपके कोई दोस्त आपसे कोई बिछड़ जाए या आप कुछ अकेले रहे, तो आप किसको याद करते हो? अम, जब दोस्त ये शब्द आता है, जब दोस्त ये शब्द आता है तो कई सारे नाम आते हैं, हाई बाय वाले फ्रेंड्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरी लाइफ में बस कोई गिने चुने फ्रेंड्स हैं जो मैं उनको काफ़ी क्लोज समझती हूँ। ओके, क्लोज समझते हो, समझ में आता है। अभी देखो क्या होता है, जब मैं मेरी बात कर रहा हूँ, सपोज मुझे आप पूछोगे ना कि नरेंद्र जी, अभी आप सपोज कुछ मेंटल डिस्टर्ब होते हो, तो आप क्या किसे याद करोगे? तुम हाँ, अगर मुझे अगर पूछा जाए कि अगर आप डिस्टर्ब हो किसे याद कर रहे हो, क्योंकि मैंने ना ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल देखा हुआ है। सो जब जब मैंने, मेरे दोस्त बोलते हैं, हम ट्रस्ट करते हैं, तो मुझे कभी वो आवाज़ नहीं आई वहाँ से। तो मैंने फिर वो अपना माइंडसेट किया कि मैं खुद ही अपनी खुद की अच्छी दोस्त हूँ।
और मैं ये जो आप देख रहे हो सामने ये कैमरा है, मैं इसको अच्छा दोस्त मानती हूँ। एक मिरर है, मिरर को अच्छा दोस्त मानती हूँ, क्योंकि जो मिरर में देख के मैं अपने आप से जो बातें कर पाती हूँ, जो मैं अपने दोस्त से भी शायद ना कर पाऊँ, पता नहीं वो क्या है, झिझक है या डर है। डर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक ट्रस्ट का कहीं ना कहीं एक बोल सकते हैं कि इशू है मुझे, ट्रस्ट इशू। मैं बिलीव नहीं कर पाती क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ना ट्रस्ट तोड़ा हुआ है। तो गाइस आपने देखा कि भावना जी ने एक आंसर दिया कि वो खुद ही अपने ही दोस्त हैं, मतलब वो कैमरे को अपने दोस्त समझे, अपने कभी दुख हो तो मिरर के सामने अपना दुख शेयर करके अपने आप में रोते हैं। मेरे ख्याल से आपके दोस्त नहीं रहे, तो दोस्त की लिस्ट में शायद से मेरा भी नाम कट जाएगा। नहीं That's a joke, part of the joke, man. नहीं It's मैंने क्या बोला, दोस्त कई सारे, It's okay. समझ सकते हो आपने जो इमोशनल आंसर दिया। नहीं और यहाँ पे भी मेरा नेचर है, बिकॉज मैं ना ये सारी चीज़ों से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मेरा जो नेचर है, मैं बहुत मतलब मुझे वो मक्खन मार के बातें करनी नहीं आती है कि सामने वाले को अच्छा लगे इसलिए मैं अच्छा बोलूँ, वो मुझे नहीं आती है चीज़ें। तो कई टाइम लेकिन एक पर्सनली मेरी दोस्तों एक बात शेयर करना चाहूँगा। पर्सनली मैं मेरी बात करता हूँ कि देखो क्या होता है, हम अपने फैमिली लाइफ बोलो, हमारी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ बोलो, हम कहाँ ना कहाँ डिस्टर्ब होते हैं। तो हम मैं तो मेरे घर जब भी मैं कभी डिस्टर्ब हूँ तो मैं सेम आपकी तरह ही अपने आप को आजमाता हूँ। लेकिन कुछ समय के बाद मुझे मेरे दोस्त याद आते हैं। हाल ही में एक किस्सा बताता हूँ कि हमारा एक ग्रुप है, एक ऑफिस फ्रेंड्स बोलो, हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप है। हम एक दूसरे से बहुत झगड़ा करते हैं, हम गाली के साथ बात नहीं करते हैं, दोस्त से तो हम गाली गलौज करते ही करते हैं। तो हाल ही में हमको पिकनिक जाना था, एक किस्सा बताता हूँ। हाई बिफोर 2 डेज की बात है। तो मैंने सोचा कि यार मैं भी तो जा नहीं रहा था, क्योंकि मैं अपना ये शूट भी था, बहुत कुछ चीज़ें, यार मुझे नहीं आना है। तो सेकंड कॉल आया, और क्योंकि हमेशा मैंने गाली देके बात किया, मतलब मैं कुछ दोस्तों के नाम भी लेना चाहूँगा। मेरा दोस्त राज, राहुल, अनघा भी मेरे दोस्त है, मतलब मेरा इससे कोई ज़्यादा पट्टा नहीं। लेकिन कभी कभी बात हम हाँ, लेकिन एक बात हम जो भी बोल सामने सामने बोलते हैं। साहिली है, श्रुति है, बहुत सारे ऐसे दोस्त है। इसमें से एक इन लोगों में से सागर भी दोस्त है मेरा, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि हम ऑलमोस्ट सेम है। इसमें से हमारे एक जो हमारी कुछ बड़ी रहेगी, कल्पना मैडम करके हैं, वो भी हमारे साथ बच्चों की तरह ही रहते हैं। लेकिन बोलने मतलब क्या होता है कि मैं मेरे दोस्तों की बिना नहीं रह सकता हूँ, कि हम जो बोलते हैं ना कि हम हाँ कुछ भी होगा ना, हम पापा जाते हैं, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस करके निकल आते हैं, लेकिन जाते जरूर हैं, झगड़ा भी करते हैं। इतना झगड़ा करते कि पूछो हम 2 दिन हम लोग से, हाँ लेकिन एक बात है, नेक्स्ट डे के हम लोग वापस एज यूजुअल हो जाते हैं। तो ऐसी चीज होनी चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, भले आप मानते रहिए, क्योंकि ह्यूमन टच, इसका रीजन क्या पता है, ह्यूमन टच ये मिरर है, ये आपको रिफ्लेक्ट करता है। कैमरा है, आप इससे भूल सकते हो, लेकिन ह्यूमन टच जो होता है ना, वो ऑफकोर्स आपको कहाँ ना कहाँ सुकून, जो सुकून वाली जो जिंदगी है ना, वो दे सकता है, एज पर माई ओपिनियन। बाकी आई डोंट नो, सॉरी टू से, बट नहीं आप बराबर बोल रहे हो कि मतलब हम सब इंसान ही हैं, इंसान में ही भावनाएं होती है अलग अलग, अब नाम में ही भावना है। मेरा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है ना, मुझे समझ में आ जाती है चीज़ें। अगर कोई मेरे साथ में इंटेंशनली कोई बात कर रहा है, दोस्ती दिखाने के लिए अगर कोई कर रहा है, तो वो मुझे समझ में आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी निभाती हूँ दोस्ती, ऐसा नहीं है, मेरे भी कई सारे दोस्त हैं। लेकिन एक जो होता है ना, मतलब कि अभी मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी उस चीज़ को, कि कभी कभी हम एकांत में बैठते हैं तो हमारे कई सारे सवाल होते हैं, उसका जवाब किसी के पास नहीं होता है। जब अंदर से वो आवाज़ आती है, आप मिरर में देख रहे हो, फिर अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो आंसर अपने अंदर ही मिलता है आपको। मतलब मैं एंजॉय करने वाली लड़की भी हूँ और मेडिटेशन करने वाली भी हूँ, सो दोनों कैरेक्टर मेरे अंदर है। एंजॉय से मुझे बात आई, चलो बात है पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं कट करता हूँ। एक लड़की है, एक लड़की से ऐसा सवाल नहीं करता हूँ कि आपको एंजॉय इन द सेंस व्हिच टाइप ऑफ एंजॉय यू लाइक मोस्टली। यस जैसे कि एंजॉय करना जो है सारी चीजें आज की तारीख में जो है, आपको पता चलेगा कि एंजॉयमेंट मतलब पार्टी है, अलग अलग की। So you like party?
यस ऑफ कोर्स। इन पार्टी विच टाइप ऑफ पार्टी यू लाइक? मुझे डांस करना अच्छा लगता है। ओके, आप डांस भी करते हो? मुझे अच्छा वेरी लगता है गुड। डांस करना। सो आप ड्रिंक भी करते रहेंगे? नहीं। नहीं, आप देखो ये बिंदास बातें विद नरेन ये शो है तो आप ड्रिंक करते हो। देखो क्या होता है पता है, देखो ये एक सेकंड मैं आपको बता दूं, मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पानी का भी नशा हो जाता है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैंने बहुत बार ऐसे एंजॉय करा हुआ है सर। Okay. यू वोंट बिलीव कि मेरे कई सारे फ्रेंड्स बोलते हैं अरे यार थोड़ा तो चियर्स होना चाहिए, पार्टी है तो वगैरह। देखो मैं आज आपको पार्टी देने वाला हूँ तो आप जस्ट पार्ट ऑफ द जोक। मैं उनको सवाल करती हूँ कि देखो आप चियर्स क्यों कर रहे हो? नशा होना चाहिए, एंजॉय होना चाहिए, फुल ऑन डांस होना चाहिए, किस लिए ना? तो मैं ऐसे ही नशे में हूँ। अगर मैं पानी को अगर मैं अल्कोहल समझ के पी रही हूँ तो ऑब्वियसली वो जो आपको जो चाहिए वो चीज आपको मिल रही है और मैं फुल ऑन एंजॉय करती हूँ। एक नशा ऑफ कोर्स कोई नशा यार। इट्स ओके। नाउ वी मूव टू द अनदर क्वेश्चन। यू आर द गुड एंकर। ओके, मैंने आपके बहुत सारे शो देखे, आप अच्छा एंकरिंग करते हो। तो एज एक एंकर के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, मतलब वो कैसे मोटिवेट होता है? बस एक 2 लाइन। यस, एक अच्छा एंकर बनने के लिए आप में चाहिए सबसे बड़ा आपका कॉन्फिडेंस और आपकी स्माइल। ओके, 2 चीज से ही आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। यस ऑफ कोर्स। ओके, वेरी नाइस, अच्छा आंसर किया। और आप एक इवेंट प्लानर भी हो, इवेंट ऑर्गेनाइजर भी हो, तो आप मतलब किस टाइप के इवेंट्स में ज़्यादा आपको अच्छा लगता है? मतलब एक होता है क्या बच्चों, एक बर्थडे पार्टीज हो गया, एक अवार्ड शोज हो गया, तो इस टाइप ऑफ अवार्ड्स या पार्टीज या इवेंट्स में आप ज़्यादा एक इंटरेस्ट लेते हो? देखो जैसे कि मैंने बोला कि मैं एक इवेंट प्लानर हूँ। बियॉन्ड 5 स्टार नाम से मेरा खुद का एक कंपनी है इवेंट, जिसमें मैं सोशल इवेंट्स करती हूँ, कॉर्पोरेट इवेंट्स करती हूँ, फैमिली इवेंट्स करती हूँ। उसमें सारी चीज़ें आ गई, जैसे कि वेडिंग्स है, डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, या कोई कॉर्पोरेट अवार्ड फंक्शन है वो भी मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। और अभी जब मौका मिला ही है तो मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगी कि मेरा एक इवेंट आने वाला है, कनेक्ट टू कॉर्पोरेट एक्सपो 2026 इन नवी मुंबई। तो डेफिनेटली आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे हर एक छोटा बड़ा बिजनेसमैन वहाँ पे आपको मिलने वाला है और एक अलग लेवल पे आपका बिजनेस जाने वाला है। सो मैडम आपने डेट नहीं बताई? जी हाँ, मैं डेट डेफिनेटली बताऊंगी, क्योंकि अभी वो जो इवेंट है वो कमिंग सून है। जो डेट होगी आपको मेरे बियॉन्ड 5 स्टार के पेज पे देखने को मिलेगी। सो थैंक यू सो मच गाइस। तो यहाँ पे बिंदास बातें विद नरेन ये शो में जस्ट एक मॉडल्स के लिए जब हम रैंप पे जाते हैं, देखो सवाल देखो बहुत उम्दा सवाल है। मेरा वर्क करने का तरीका अलग है जरा। एक मॉडल्स, अभी आप एक लड़की हो, तो ये एक लड़की को जब हम रैंप पे जाते हैं तो इसके लिए क्या तैयारी करनी पड़ती है? एक लड़की है, लड़की की बात, लड़कियों की बात नहीं कर रहा मैं, लड़की की बात कर रहा हूँ। एक रैंप पे जा रहे हैं, एक न्यू कमर है, इसको रैंप पे चलाया, तो इसके लिए इसको क्या मतलब इसकी क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी? यस, अगर आप न्यू कमर है और मॉडलिंग करना चाहते हो, जब आप रैंप पे चलते हो उससे पहले बहुत सारी प्रैक्टिस आपको चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है एक 5 to 6 इंचेस की हील्स आपको पहननी है, वो चल के आप पहले प्रैक्टिस करो। और दूसरा है आपका कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ हमेशा होना चाहिए। जो भी आउटफिट आप अगर पहन रहे हो उस आउटफिट के साथ में आप पहले कंफर्टेबल हो जाओ। फिर दूसरी चीज़ होती है कि जो भी आउटफिट पहन के आप ऑडियंस के सामने जा रहे हो वो आप अपनी पर्सनालिटी दिखा रहे हो, तो वहाँ पे नर्वसनेस जो है उससे पहले आप थोड़ा मेडिटेशन करके अगर रैंप पे उतरते हो तो फिर ऑडियंस क्या बात है। सो गाइस देखा, मतलब मेडिटेशंस बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, एक्चुअली बहुत जरूरी है। मतलब आपको नहीं पता होगा, अभी पॉडकास्ट से पहले भी मैं थोड़ा सा मेडिटेशन करके आई थी। क्या बात है, मतलब मेडिटेशन हर लेवल पे भी आता है, हर फील्ड में आता है। आप कितना स्पिरिचुअल? मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ।
मतलब कुछ साल पहले मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें जो मैंने स्टडी करी हुई है, उसके बाद मैं बहुत ही डिवाइन से कनेक्ट हो चुकी हूँ। और मेरे दर्शकों को बता दूँ कि मैं एक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। क्या बात है। देखो अभी ये जो खूबियाँ होती है ना धीरे धीरे पता चलती है, तो ये इसके लिए मैं स्पेशल एक पॉडकास्ट रखूँगा भावना जी का। इसके लिए हम अलग से पॉडकास्ट करेंगे। सो नाउ आई जस्ट रिक्वेस्ट टू भावना जी, थैंक यू सो मच मेरे शो में आने के लिए। और एक सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि बिंदास बातें विद नरेन, ये पॉडकास्ट के थ्रू आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? यस, मेरी प्यारी ऑडियंस को मैं ये बताना चाहूँगी कि बिंदास बातें विद नरेन जी बहुत ही अच्छा यहाँ पे पॉडकास्ट शो यहाँ पे कर रहे हैं। और मुझे काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है कि वो अपनी पूरी जो जर्नी है स्ट्रगल वाली, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे साथ में हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़े, इनके साथ आए। जैसे मैं आज आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि कैमरा के पीछे जो लोग हैं वो यहाँ पर आए और बिंदास बातें करें। बिंदास बातें करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। ओके।